आज सुनिए हिंदी साहित्य की वरिष्ठ लेखिका उर्मिला शिरीष जी की लिखी हुई कहानी तराजू। तो शुरू करते हैं कहानी तराजू। दीदी की तबीयत कैसी है? कौन सी दीदी? 2-4 दीदियां हैं क्या? मेरी तो 2 दीदी हैं ना। बड़ी दीदी रोहिणी दीदी। क्यों, उन्हें क्या हुआ? ठीक ही होंगी। तुम तो इतने हल्के मुंह से जवाब दे रहे हो मानो कुछ हुआ ही ना हो। मुझे तो कुछ पता ही नहीं है। क्या बात नहीं होती उनसे? यही समझ लो, 1 साल पहले किसी बात पर झगड़ा हो गया था। वे नाराज़ हो गई थी। मैंने भी फ़ोन लगाना बंद कर दिया था। शाबाश, कैसे भाई हो? उधर से उपेक्षा, व्यंग और दुत्कारती हुई आवाज़ जूते की तरह लगी। मैं कल्पना नहीं कर सकता कि तुम दोनों भाई बहन के बीच ऐसी दुश्मनी हो सकती है। जहाँ तक मुझे पता है, दीदी तो मम्मी से ज़्यादा तुम्हारे लिए करती थी। तुम्हारी सारी जिम्मेदारी वही उठाती थी। कितना आना जाना था तुम्हारे उनके घर पर। बात कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, रिश्ता तो नहीं टूट जाता। क्या संवादहीनता का सफ़र इतना लंबा होना चाहिए कि दुख तकलीफ़ भी उस संवादहीनता को न तोड़ पाए? मुझे बड़ी तकलीफ़ हो रही है तुम्हारी बातें सुनकर, निर्भय ने दुखी आवाज़ में कहा। कई बार होता है कि हमारे विचार और आदतें नहीं मिलती हैं। रोज़ रोज़ की बहस से तो यही अच्छा है कि बात बंद कर दी जाए। आजकल सबका बात बात पर बीपी बढ़ जाता है। आप तो जानते हैं कि मैं ठहरा मुँह फट आदमी, सच बोल देता हूँ। सच कड़वा होता है, कोई सहन नहीं कर पाता है। तो सचमुच तुम्हें कुछ भी पता नहीं है? किसी ने बताया भी नहीं तुम्हें? नहीं, किसी ने कुछ नहीं बताया। अब आप ही बता दो, दीदी को क्या हुआ था? कैंसर। दीदी को कैंसर है। एक दिन हॉस्पिटल में मैं अपने किसी दोस्त को देखने गया था। वे फाइल लेकर अपने नंबर का इंतज़ार कर रही थी। तब उन्होंने बताया था। बहुत बुरी हालत थी तब उनकी। कब की बात है? करीब 4-5 माह हो गए हैं। 4-5 माह? और आपने भी मुझे नहीं बताया? मैं सोच भी नहीं सकता था कि तुम्हें पता नहीं होगा। कौन बताता? बच्चे बच्चे सोच सकते हैं कि तुम्हें पता नहीं होगा। ऑपरेशन हो चुका था। ऑपरेशन के बाद वाले चेकअप के लिए आई थी। कीमो तो हो गई थी। उसे लगा मोबाइल हाथ से गिर जाएगा या वो खुद चक्कर खाकर बेहोश हो जाएगा। उसने पास पड़ी कुर्सी को खींचा और धम्म से बैठ गया। दिमाग की नसों को दबाया, फिर आँखों को पूछा। आशी, आशी, वो तेज़ आवाज़ में चिल्लाया। पत्नी दौड़ी दौड़ी आई। क्या हुआ? क्यों चिल्ला रहे हो? सब ठीक तो है? क्या तुम्हें पता है? क्या? बताओ क्या? दीदी को कैंसर हो गया है। ओह, और हम लोगों को पता तक नहीं चला। आशी क्षणों तक अवाक खड़ी रही। उसके मुंह से एक शब्द न निकला। उसने अपने पति को इस तरह तड़पते हुए पहली बार देखा था। वो अक्सर ही सब पर चिल्लाता, डांटता या शिकायतें करता नजर आता था। उसके स्वभाव में जो रूखापन और तीखापन था, उससे सभी अपमानित महसूस करते थे। दीदी कई बार मुझे पेड़ के नीचे खड़ी नजर आती थी। तुमने कभी बताया नहीं? कैसे बताती? तुम तो उनका नाम सुनते ही आग बबूला हो जाते थे। तो क्या वो पैदल जाती थी? मैं तो कॉलेज जाते समय अक्सर ही उन्हें पेड़ के नीचे खड़ा देखती थी। शायद बस या कैब का इंतज़ार करती होंगी। कभी गाड़ी रोककर बात करने की हिम्मत ही नहीं पड़ी। सतीश ने भी नहीं बताया? वो तो हम सबकी आज्ञा का पालन करता है और शायद वो दीदी को जानता भी नहीं है। हाँ, आज्ञाकारी ड्राइवर, जिसने कभी ये नहीं बताया कि उसकी बड़ी बहन यानी दीदी धूप में, बारिश में, ठंड में सड़क पर खड़ी नजर आती थी, बस से आती जाती थी। तो क्या उनके पास गाड़ी नहीं थी? गाड़ी तो थी उनके पास। ड्राइवर नहीं आ रहा होगा। तो क्या गाड़ी और ड्राइवर दोनों ही नहीं थे? पर क्यों? पैसों की कमी होगी, इलाज में खर्च हो गया होगा। उनके पास पैसा था भी कितना? दोनों पति पत्नी सरकारी नौकरी में, दोनों की सैलरी में दोनों बेटियों को पढ़ाया, शादी की, मकान खरीदा, सबका लेन देन करती रहीं। कोई ऐसा रिश्तेदार नहीं था जिनके लिए उन्होंने कुछ ना कुछ न किया हो। लेन देन उसका माथा ठनका। जिसके लिए उन्होंने उससे दुश्मनी मोल ली थी, जिसके लिए उन्होंने उसे धोखा दिया था, क्या उन लोगों ने कोई मदद नहीं की होगी? उन्हें तो पता होगा। अगर उन्हें पता होगा तो फिर पैसे की परेशानी तो नहीं होनी चाहिए।
उन लोगों से भी उसकी बात नहीं होती है। फिर कैसे पता करे, किससे, किस बहाने? बेचैनी में घूमता फिरता, उठता बैठता वो पसीना पसीना हुए जा रहा था। काश आज माँ होती तो सब कुछ पता तो चल जाता। माँ से ही सब भाई बहन मिलने आते थे। माँ ही सबकी बातें बताती। वे सबकी बातें इस तरह बताती थी कि किसी को बुरा भी ना लगे और सूचनाएं भी मिल जाएं। आज उसे माँ की बहुत याद आ रही थी। अच्छा एक काम करो, तुम दीदी की बड़ी बेटी रागनी को फ़ोन लगाओ। मेरा फ़ोन लगाना ठीक रहेगा? हाँ हाँ, उससे पता तो करो। आशी पुरानी डायरी में से रागिनी का नंबर खोजने लगी। शायद 3 साल हो गए इस परिवार से संवाद विच्छेद हुए। बात तो भाइयों के बीच की थी, भले ही भाई चचेरा ही क्यों ना हो। समस्या की जड़ में था एक मकान। मकान के पहले सब एक साथ रहते थे। बाद में दोनों के बीच बीवी बच्चों को लेकर विवाद चलने लगे थे। बातें प्रायः घरेलू होती थीं, खाने पीने की घटिया बातें, रहन सहन को लेकर पसंद नापसंद की बातें। पर तनाव दिनों दिन बढ़ता गया था। उसे उम्मीद थी कि दीदी इस झगड़े में उसका साथ देंगी। मकान, हाँ, इस मकान के लिए उसने बड़े भाई का साथ दिया था बंटवारे में। उनके हिस्से में बड़ा बरामदा, गैराज, पीछे की दुकानें और बगीचा आया था, और उसके हिस्से में ये छोटा सा हिस्सा जिसमें न ड्राइंग रूम था, न गैराज, न दुकानें, न बरामदे। एक एक चीज़ अलग होती गई थी। नल का कनेक्शन, बिजली का मीटर। बस एक चीज़ बची थी, वो था मकान का शानदार ड्राइंग रूम। उसे लगता था कम से कम ये ड्राइंग रूम तो उसके हिस्से में आना ही चाहिए। भाई बार बार आश्वासन देते कि वे पार्टीशन करवा देंगे, पर वो दिन कभी आया ही नहीं था। एक दूसरे की शिकायतें पुलिस तक पहुंच गई थीं। तब उसने कितनी बातें सुनाई थीं। इतना बड़ा धोखा, वो उनके पति पर चिल्ला रहा था। किस बात का धोखा? आप तो नपुंसक हो, कभी कोई निर्णय नहीं ले सके। अबे सुन, जबान संभाल कर बात कर। बिन बात के मुझे घसीटा तो जबान खींच लूँगा। उधर से वो यानी उनके पति चिल्ला रहे थे। अजीब तमाशा है, साले पैसे, मकान, प्रॉपर्टी के पीछे पागल हो गए हैं। संबंधों का कोई महत्व ही नहीं है इनके लिए। आज से मेरा कोई संबंध नहीं है, वो धमकी दे रहा था। मत रखो, वे भी जोर से चिल्लाए थे। बेईमान, पूरा परिवार ही बेईमान है। एक बार नहीं सोचा कि मेरे खिलाफ जाकर चैन से नहीं जी पाएंगे। पूरा जीवन लगा दिया इन सब के लिए, लेकिन जब सपोर्ट करने का वक्त आया तो पलटी खा गई। वो बड़बड़ा रहा था। वे माँ के पास जाती तो इस बात का ध्यान रखती थी कि उससे सामना ना हो। न माँ उसके बारे में बात करती थी, न वे पूछती थी। कभी किसी ने उनकी बात सुनी ही नहीं। वे कैसे बताती कि बड़े भाई के पक्ष में वो क्यों खड़ी हुई थी। यहाँ असमानता का कोई सिद्धांत नहीं था, बल्कि यहाँ थी एक जरूरी और मानवीय पहल। बड़े भाई कभी कुछ नहीं मांगते थे। स्वाभिमान आड़े आ जाता, और नौकरी में भी ईमानदारी की मिसाल। अपने सिद्धांत और मूल्यों ने उन्हें अभावों के बीच रहना और जीना सिखा दिया था। 4 बच्चे, उनकी पढ़ाई और कैरियर, 3 लड़कियों की शादी। वे उन्हें यूँ 24 घंटे कोल्हू के बैल की तरह काम करते नहीं देख सकती थी। वे जिस रास्ते पर चल रहे थे वो एक महान पर संघर्षपूर्ण रास्ता था, जिसकी प्रशंसा की जानी चाहिए थी। वे उनके इसी गुण की प्रशंसक थीं, उनका सम्मान करती थीं। उन्हें तराजू का वो पलड़ा दिखाई देता था जो एक तरफ धन दौलत से भरा था और दूसरा ऊपर शून्य में उठा हुआ था। उन्हें दोनों पलड़ों को बराबर करना था। हाँ, माँ की मृत्यु पर सब इकट्ठे हुए थे, पर किसी ने किसी से बात नहीं की थी, बल्कि उसने दीदी की तरफ देखा तक नहीं था, जबकि वो बार बार उसका उदास आंसुओं से भरा चेहरा देखती रही थी। अजीब खेल था। संपत्ति के बंटवारे में बस उसने इतना सा तो गुनाह किया था कि हर तरह से कमज़ोर भाई को उसने थोड़ा सा मजबूत बना दिया था, मकान का बड़ा हिस्सा दिलवाकर। इस अजीब खेल में उनके लिए भाई के दरवाजे हमेशा के लिए बंद हो गए थे। बहुत बड़ी समाज सुधारक बनी फिरती हैं। अपना पैसा दान दें किसी को तब पता चलेगा। दूसरों की कमाई की चीज़ को बांट देना और महान बन जाना। देखता हूँ एक दिन नाक रगड़ती हुई आएंगी। वे सुनती। और कितनी ज़मीन, संतोष करना सीखो। जो दिया है वही काफ़ी नहीं क्या? सगे नहीं तो क्या हुआ, उस आदमी ने, उनके पिता ने इस परिवार के लिए, इस परिवार के बच्चों के लिए पूरा जीवन समर्पित कर दिया था। एक एक दिन और रात का हिसाब लगाओगे तो 7 जन्म भी कम पड़ेंगे।
हम नहीं ले सकते थे अपना हिस्सा, उन्होंने कोई भेदभाव नहीं किया था, फिर तुम कैसे कर सकते हो? तुम भी छोड़ दो, दूसरा बंगला है वहाँ चले जाओ। उनके उन ईमानदार तर्कों का उस पर कोई असर नहीं होता था। उसकी डायरी हिसाब किताब से भरी होती, उसका पैसा डायरी के पन्नों से निकलकर उसके दिमाग पर अंकित हो गया था। ताऊ जी ने तुम्हें पाला पोसा है, बड़ा किया है। अनैतिकता की चमक ने उसे चौंधिया दिया था। उसने सैकड़ों उदाहरण दिए थे ऐसे लोगों के जिन्होंने बड़े बड़े मकान और बंगले बनाए थे, पर आज वे खाली पड़े थे। उनमें चौकीदार और उनके परिवार मज़े कर रहे थे। संभाल पाओगे क्या? रोहिणी दीदी की कई छवियां उसकी आंखों के सामने कौंध गईं। बचपन में साइकिल सिखाती दीदी, स्कूल भेजती दीदी, सुबह से लेकर शाम तक मेहनत करती दीदी, कॉलेज से लौटकर सबके लिए खाना बनाती दीदी, शादी के समय विदा होती दीदी और शादी के बाद भी भागी भागी आती दीदी। बीमारी, शादी ब्याह, छोटे छोटे आयोजनों में हाथ बटाती दीदी। जो समय बचता उसमें भी वे उसका और उसके ऑफिस का काम संभालती। रजिस्टर पर सबकी उपस्थिति दर्ज करना, पैसों का हिसाब किताब रखना। गलती बस उनसे इतनी हो गई, जिस मकान में दीदी की हिस्सेदारी थी वो शादी के बाद उन्होंने बड़े भाई के नाम लिख दिया था, क्योंकि उन्हें लगता था ताऊ जी का योगदान पिता ने ठीक से आंका नहीं था। पिता ने अपने पुत्र के नाम सब कुछ लिख दिया था, पर जो ताऊ जी जीवन भर सबकी जिम्मेदारी उठाते रहे, उनके बेटे के नाम कुछ नहीं किया था। उन्होंने दोनों भाइयों में कभी कोई अंतर नहीं समझा था, बल्कि उनको, ताऊ जी के बेटे को, वो ज़्यादा ही मानती थी। पैसा तो हमने लगाया था, वो भी लाखों रुपए। वापस ले लेना और क्या। हमने क्या क्या नहीं किया तुम सबके लिए, पर बदले में तुमने क्या किया हमारे साथ? हाथ से बाजी निकल चुकी थी। रोहिणी के हिसाब से उन्होंने अपने जीवन का सबसे बड़ा काम किया था, जबकि उसके हिसाब से उन्होंने धोखा दिया था, उसके लाखों रुपयों का नुकसान किया था। बस यही एक कारण था जिसने उन दोनों के बीच नफरत, गुस्सा और दर्द की कटीली राह बना दी थी। जानती हैं, मकान को लेकर उसके बहुत सपने थे, मगर वे जानती थीं अचल संपत्ति संबंधों से बढ़कर नहीं हो सकती। घर में 4-4 गाड़ियाँ जिनकी कीमत 1 करोड़ से 60 लाख थी, फार्म हाउस, वेयर हाउस, मार्केट में लगाया पैसा, बच्चों के नाम एफडी, किलो 2 किलो सोना, हीरे जवाहरात। तुम जो इतना भाग रहे हो इन सब के पीछे, एक दिन तुम्हें इन सब चीज़ों से वैराग्य हो जाएगा। ये सारी चीज़ें तुम्हें निरर्थक लगेंगी, वे समझाती थी। तब भी वो हिकारत से कहता था, बिना पैसे के तो नमक रोटी तक नहीं आती। ये साहित्यिक, धार्मिक, आध्यात्मिक विचार, समानता और समर्पण की बातें, परोपकार और परमार्थ की बातें और सिद्धांत सब रखे रह जाएंगे। जब खुद का पैसा जाएगा तब पता चलेगा। खोखली बातें हैं ये सब। ठीक है, यही समझ लो, उनका एक ही जवाब होता था। क्या सोच रहे हो? आशी ने पूछा। कुछ नहीं, एक बार बताना जरूरी नहीं समझा? कौन साथ में रहा होगा, किसने क्या किया होगा? लड़कियां भी अपनी अकड़ में रहती हैं, माँ की लड़ाई को अपनी लड़ाई बना ली। दीदी के अपने पर्सनल रिलेशन सबसे बहुत अच्छे रहे हैं। तब भी क्या लड़कियां नहीं आई होंगी? आना तो चाहिए, घर होकर आते हैं, बात कर लो। नहीं, मिलकर ही आते हैं। तिजोरी में से 50,000 रुपये निकाले, रास्ते से फल और मेवे खरीदे। न जाने क्यों हाथ पांव कांप रहे थे, मन घबरा रहा था। बात कैसे करेंगे? हालचाल कौन पूछेगा? उन्होंने बात न की तो, दरवाज़ा न खोला तो? बहुत बुरा हुआ, आशी ने कहा। बताना तो था। रह रह के एक ही बात जबान पे आ रही थी। हाँ। सड़क पर भीड़ थी, गर्मी भी तेज़ पड़ रही थी, एसी गाड़ी में भी अजीब सी बेचैनी हो रही थी। कॉलोनी में दाएं बाएं मुड़कर जाना पड़ता है। 3 साल से नहीं आया था, इसलिए सब कुछ बदला बदला सा नज़र आ रहा था। जो प्लॉट खाली पड़े थे उन पर अब मकान बन चुके थे। हर मकान के भीतर 1-2 पेड़ लगे थे, जिससे कॉलोनी हरी भरी नज़र आ रही थी। एक एक पल भारी लग रहा था। गाड़ी दरवाजे के बाहर रुकी। पड़ोसन ने खिड़की खोलकर देखा। बगल का मकान रोहिणी का है। गेट पर ताला लगा था। गमलों में फूल खिले थे, मिट्टी गीली थी। इसका मतलब ये कि वे यहीं कहीं गई होंगी। पड़ोसन बाहर निकल कर आई। आप कौन हैं? मैं उनका छोटा भाई हूँ। नमस्ते। दीदी कहाँ गईं? कुछ आइडिया है आपको?
आपको नहीं पता, वो तो बड़ी बेटी के पास चली गई हैं। कब? 10 दिन तो हो गए। अरे आइए, अंदर आइए। तबीयत तो ठीक थी? हाँ, ऑपरेशन हो गया था। बड़ी बेटी आ गई थी। कीमो के समय छोटी बेटी थी पास में। डॉक्टर ने जब जाने की अनुमति दी तभी गई। बड़ी समझदार और बहादुर महिला हैं, सब कुछ अकेले कर लेती थी। हालांकि बीच बीच में बेटियों की दोस्त आ जाती थी। बहुत सेवा की उन लड़कियों ने भी। लगा भीतर कुछ बह रहा है, गाढ़ा, चिपचिपा, दर्द की धार, वो तीखा और खौलता हुआ एहसास। कब लौटेंगी, कुछ बताया? नहीं, लड़कियां बहुत परेशान थीं, अब शायद वहीं रहें। हाँ, मेरे पास मकान की चाबी छोड़ गई हैं, माली भी आता जाता रहता है। आपके पास मोबाइल नंबर तो होगा? असल में मेरे मोबाइल से सारे नंबर डिलीट हो गए हैं। अपनी आवाज़ को सहज बनाते हुए कहा, पर उसने झूठ बोला था। हमें तो उनकी बड़ी चिंता रहती थी, पर भगवान ने सब कुछ ठीक कर दिया। बस वो ठीक रहें, हम तो यही प्रार्थना करते हैं। उनकी आंखें नम हो गईं। चलते हैं, आपसे मिलकर अच्छा लगा। आप लोग कब आए यहाँ? पिछले साल। आप निकिता को जानते हैं? पड़ोसन ने उससे पूछा। हाँ, बहुत अच्छे से। कैसे? वो मेरी बुआ की लड़की है, कज़िन। हाँ, वो भी ऐसा कुछ बताती थी। मुझे पक्का तो नहीं मालूम, पर उन्होंने बताया था कि ये मकान उन्होंने निकिता के नाम कर दिया है अपनी वसीयत में। एक कॉपी उन्होंने पोस्ट कर दी थी और एक मेरे पास रख दी थी, कहीं कुछ गड़बड़ हो जाए तो मैं पहुंचा दूं। दोनों एक दूसरे का चेहरा देखने लगे आश्चर्य से। बाहर निकलते हुए उसके कदम लड़खड़ा रहे थे। गाड़ी का गेट खोलकर सीट पर बैठा ही था कि रुलाई का वेग फूट पड़ा। अरे अब क्यों रो रहे हो? ठीक है ना दीदी, बात कर लेना। अब बात करने को बचा ही क्या है? उसके आंसू नहीं थम रहे थे। उसे लगा आज वो दुनिया का सबसे कंगाल आदमी है और दीदी सबसे समृद्ध, सबसे सुखी और इस पृथ्वी की सबसे भाग्यशाली इंसान है। अभी आप सुन रहे थे उर्मिला शिरीष जी की लिखी हुई कहानी तराजू। उम्मीद है कहानी आपको पसंद आई होगी। कल मिलेंगे फिर किसी बेहतरीन कहानी के साथ। आपका समय शुभ हो।